हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयू। मतलब गोल्ड जो है ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों, दिए गए अभिक्रियाशील धातुओं में गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी की धातुओं में पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। तो पोटेशियम आपको याद रखना है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों, जिंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक जो है ये धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होती है। दोस्तों, जिंक धातु जो है ये एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। इसकी पहचान अभिक्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की स्थिति और ऑक्सीकरण क्षमता के आधार पर की जा सकती है। किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता उनकी ऑक्सीकरण क्षमता का कार्य करती है। एक तत्व को अधिक प्रतिक्रियाशील तब कहा जाता है अगर इसमें ऑक्सीकरण की अच्छी प्रवृत्ति है। एक तत्व को अधिक प्रतिक्रियाशील कहा जाता है अगर इसमें ऑक्सीकरण की अच्छी प्रवृत्ति होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। दोस्तों, उपयुक्त में से मैग्नीशियम तत्व धातु के रूप में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित है। यह अम्ल या क्षार में तेजी से प्रतिक्रिया करती है। जो मैग्नीशियम धातु है ये अम्ल या क्षार से तेजी से प्रतिक्रिया करती है। मैग्नीशियम अन्य धातुओं की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान जो है एनोड और कैथोड पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? तो ये होती है एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। कौन सी? एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? दोस्तों, तांबे से अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो होता है हमारा जिंक। तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिंक जो है ये तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक की परमाणु संख्या 30 और तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों, लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करें तो कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग लुगदी और कागज के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग बीमारियों के उपचार, रोकथाम और सुधार के लिए भी किया जाता है। किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार
इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो दोस्तों सबसे कम जो होती है ये होती है लेड, मतलब सीसा। सीसा जो है ये सबसे कम सक्रिय है। दोस्तों दी गई धातुओं में धातु की अभिक्रियाशीलता के क्रम में दिए गए विकल्पों में से सीसा धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। पहले आएगा कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर Hg। ठीक है, तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राइन के वैद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है और फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaO उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स क्या है? तो दोस्तों एक्स जो है हमारा क्लोरीन। क्या है हमारा एक्स? क्लोरीन है। दोस्तों ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, फिर क्लोरीन गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaO उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है हमारा? क्लोरीन है। देखते हैं दोस्तों, ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, फिर क्लोरीन गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaO उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अतः एक्स क्या है? तो क्लोरीन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है? दोस्तों चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है ये हमारी गोल्ड। गोल्ड जो है ये चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। दोस्तों चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag है। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं का घटता क्रम है पोटेशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम। सबसे अधिक किसकी होती है? पोटेशियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम लोहे की, उससे कम कॉपर की, और उससे कम चांदी की, और सबसे कम सोने की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो दोस्तों कौन सा जलीय विलयन है जिसके विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो यह है NaCl, सोडियम क्लोराइड के। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, जिससे वह यौगिक अपने अवयव में टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के लिए विद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है, किंतु सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण यह तुरंत जल से अभिक्रिया करके NaOH तथा H2 बनाता है। अतः NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है हमारा दोस्तों, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती है। दूसरा कथन है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों को कार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त की जा सकती है। तो इनमें हमको सही कथन बताना है। तो सही कथन दोस्तों क्या है? तो यही दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही असत्य कथन है दोस्तों। क्या है? दोनों कथन असत्य है। दोस्तों अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तथा उनको कार्बन के साथ गर्म कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो दोनों ही कथन क्या है? असत्य कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था पूरा सभी धातुओं के बारे में। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो पोटेशियम आएगा। देखिए पोटेशियम किस में दिख रहा है? सब पोटेशियम तो सब में ही है। अब देखते हैं, देखिए सोडियम भी सभी में दिख रहा है, जिंक भी हमको सभी में दिख रहा है। अब हमको इसमें देखना है जिंक से कम कौन सी होती है? तो जिंक से कम कॉपर होती है। अब कॉपर देखिए बी में है और सी में है, तो ए तो हमारा गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब हमको कॉपर से कम किसकी होती है दोस्तों? तो कॉपर से कम होती किसकी? ये होती है मरकरी की। कॉपर से कम किसकी होती है? मरकरी की होती है। देखिए Hg मरकरी यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन बी वाला गलत हो गया। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले पोटेशियम, सबसे ज्यादा किसका होता है? पोटेशियम। उससे कम सोडियम, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर, उससे कम Hg और उससे कम सिल्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटेशियम जो है ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। हमने अभी स्टार्टिंग में जो टेबल बताया था उसको याद रखिएगा। ये तो हमको धातुओं के नाम दिए थे उस हिसाब से है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको सही नहीं वाला कथन बताना है। अब देखते हैं दोस्तों पहला कथन, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये सत्य कथन है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये भी हमारा सत्य है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों हमारा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है। तो ये भी हमारा सत्य है दोस्तों। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों ये गलत है, हमारी पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस एक्स कौन सी गैस है? तो दोस्तों ये गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? H2 हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लवण जल के विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त बनती है जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो वैद्युत अपघटन द्वारा जो है दोस्तों कौन कौन सी प्राप्त की जा सकती है, ये धातुएं हमको इनमें से बताना है। तो दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है, कौन कौन सी? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है ये वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम वे धातुएं हैं जिन्हें वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम अत्यधिक क्षार धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका प्रमुख यौगिक सोडियम कार्बोनेट है जिसका उपयोग बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम दोस्तों क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य है। यह हरे पौधों के पर्णहरित में मौजूद एक प्रमुख तत्व होता है। दोस्तों यह हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है पटाखों इत्यादि में किया जाता है। किसका उपयोग? मैग्नीशियम का उपयोग। एल्युमिनियम की बात करें तो चमकदार सफेद रंग की अचुंबकीय धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। इसका उपयोग बर्तन, मुद्रा, आभूषण इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग? एल्यूमिनियम का उपयोग। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? दोस्तों कौन सी धातु है जो आयरन क्लोराइड में से लोहे को स्थापित नहीं करेगी? तो यह है चांदी धातु। चांदू धातु जो है ये आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। प्रश्न अनुसार धातु की सक्रियता श्रेणी इस प्रकार है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और एजी, सिल्वर। हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सिल्वर का स्थान आयरन के बाद है, अर्थात सिल्वर आयरन से कम अभिक्रियाशील है, अतः यह आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? दोस्तों जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हमारा कॉपर। कॉपर जो है ये जल मिश्रित HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर जल मिश्रित HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा किसको? एल्युमिनियम को। अभी बताया था ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम ये सभी धातुओं को अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं। ये धातु अधिक अभिक्रियाशील है, अतः इनका निष्कर्षण अन्य धातुओं की तरह कार्बन का उपयोग उपापचय के रूप में कर अवकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी धातुओं में ऑक्सीजन के साथ कार्बन से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात इन धातुओं की बंधुता ऑक्सीजन के साथ कार्बन से अधिक है। सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, विद्युत अपघटन से कौन कौन सी देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और कार्बन के उपयोग से अपचयन किस किस का होता है? तो जिंक, फेरस, पीबी, कॉपर। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित एजी और एयू, मतलब सिल्वर और गोल्ड। ठीक है।
तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।